शुरू करते हैं टीजीटी ऑल टीचर एग्ज़ाम के लिए सोशल साइंस सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भूमंडलीय तापन पर हुई परियोजनाओं में से कौन सा द्वितीयक स्रोत पर आधारित है। तो पहला ऑप्शन है, मौसम वैज्ञानिक के कार्यालय द्वारा एकत्रित मौसम के अविश्लेषित आंकड़ों पर आधारित आरेखीय निरूपण करना। दूसरा ऑप्शन है, एक पुस्तक में उल्लिखित मौसम में हुए परिवर्तनों पर आधारित चर्चा करना। तीसरा ऑप्शन है, भूमंडलीय तापन पर चित्रों का कोलाज बनाना। चौथा ऑप्शन है, एक क्षेत्र में रह रहे वरिष्ठ नागरिकों से मौसम में होने वाले परिवर्तनों पर साक्षात्कार करना। तो यहाँ पे द्वितीयक स्रोत पूछा है, तो द्वितीयक स्रोत यहाँ पर है, पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। यानी कि मौसम वैज्ञानिक के कार्यालय द्वारा एकत्रित, यानी पहली बार तो उसका जो डाटा है वो मौसम वैज्ञानिक कर चुके हैं इकट्ठा, और द्वितीयक स्रोत यानी दोबारा हम मौसम वैज्ञानिक से उन आंकड़ों का क्या है लेकर के उन पर और एक निरूपण बनाते हैं, एक आरेखीय निरूपण उन आंकड़ों का बनाया जाता है। तो ये द्वितीयक स्रोत हो गया। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। दूसरा क्वेश्चन है, एक शिक्षक शिक्षार्थियों को कुछ मानदंड देते हैं और कहते हैं कि वे उन पर आधारित अपनी परियोजना का आकलन करें। एक शिक्षक ने विद्यार्थियों को कुछ मानदंड दिए और मानदंड देने के बाद उनसे कहा कि इन मानदंडों पर आधारित अपनी परियोजनाओं का आकलन करें। निम्नलिखित में से कौन से आकलन के तरीके का प्रयोग शिक्षक द्वारा किया गया है। तो इस जो ये प्रक्रिया की गई है शिक्षक द्वारा, इसमें कौन सा आकलन का प्रयोग किया गया है। पहला ऑप्शन है संकलनात्मक आकलन, दूसरा ऑप्शन है समकक्षीय आकलन, तीसरा ऑप्शन है स्वयं आकलन और चौथा ऑप्शन है रचनात्मक आकलन। तो इसमें राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, स्वयं आकलन। यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन में देखते हैं हम, तो यहाँ पे क्या है, शिक्षार्थी अपना खुद आकलन कर रहा है, तो ये स्वयं आकलन हो गया, स्वयं का आकलन यानी खुद का आकलन करना। ठीक है, तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 है, नागरिक शास्त्र की नामावली में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 ने बदलाव का क्या सुझाव दिया है। यानी कि NCF जो 2005 है उसने बदलाव का सुझाव दिया है नागरिक शास्त्र की नामावली में। ठीक है, यहाँ पे जो बदलाव है वो पूछा है नागरिक शास्त्र की नामावली में क्या बदलाव हुआ है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार, जो सुझाव दिया गया है उसमें। पहला ऑप्शन है सामाजिक और राजनीतिक जीवन, दूसरा ऑप्शन है अर्थशास्त्र, तीसरा ऑप्शन है भूगोल और चौथा ऑप्शन है इतिहास। तो यहाँ पर सामाजिक और राजनीतिक जीवन में बदलाव का यहाँ पर क्या है NCF 2005 के अनुसार सुझाव दिया गया है। ठीक है, नागरिक शास्त्र के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी कि NCF 2005 के अनुसार सामाजिक और राजनीतिक जीवन के बदलाव का सुझाव दिया गया है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के कक्ष में आप किस मूल्य पर सबसे कम बल देंगे। तो यहाँ पे जो सबसे कम महत्वपूर्ण मूल्य है उसको यहाँ पर बताना है प्राथमिक स्तर पर। ठीक है, तो सबसे पहला मूल्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तो ये तो बिल्कुल प्राथमिक स्तर पर होना चाहिए। दूसरा सहयोग, ये भी बिल्कुल प्राथमिक स्तर पर होना चाहिए, चाहे वो टीचर की तरफ से सहयोग हो या फिर आपस में फ्रेंडली सहयोग हो। तीसरा समानता, बिल्कुल समानता भी उच्च प्राथमिक स्तर पर होनी चाहिए। प्रतियोगितात्मकता ये नहीं होनी चाहिए। प्रतियोगितात्मकता ये क्या आपस में कंपटीशन वगैरह ये उच्च कक्षाओं में जा कर के ये शुरुआत होती है इसकी, तो ये कम उपयोगी है, यहाँ पर इस पर कम बल दिया गया है। तो राइट आंसर होगा आपका प्रतियोगात्मकता उच्च प्राथमिक स्तर के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। पांचवा क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों के संकलनात्मक आकलन का उद्देश्य क्या है। तो संकलनात्मक जो आकलन होता है वो वर्ष के अंत में किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है परियोजना का आकलन करना, दूसरा ऑप्शन है पाठ के अंत में आकलन करना, तीसरा ऑप्शन है सत्र के समाप्त होने पर आकलन करना, चौथा ऑप्शन है कक्षा के दौरान आकलन करना। तो आपका राइट आंसर होगा यानी कि सत्र के समाप्त होने पर आकलन करना। जो सत्र होता है जो चल रहा है या सेमेस्टर भी हो सकता है, वो 1 साल का भी हो सकता है एक बार, तो वो जब समाप्त हो जाता है तो संकलनात्मक आकलन द्वारा उसका क्या है आकलन किया जाता है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। छठा क्वेश्चन है, मान लीजिए एक शिक्षक को कक्षा 7 में पाठ ठंडा रेगिस्तान लद्दाख पढ़ाना है।
पाठ का नाम क्या है? जो 7वीं कक्षा के का ठंडा रेगिस्तान लद्दाख, ये पाठ का नाम है। अब एक शिक्षक इसको पढ़ाता है, तो कौन सी स्थिति सबसे उचित होगी इसको पढ़ाने के लिए? तो पहला ऑप्शन है प्रतीक अध्ययन विधि, दूसरा कार्यशाला विधि, तीसरा क्षेत्रीय विधि, चौथा सर्वेक्षण विधि। तो यहाँ पे प्रतीक अध्ययन विधि जो है वो सबसे इस पाठ को पढ़ाने के लिए सबसे अधिक उचित रहेगी। यहाँ पर प्रतीक अध्ययन विधि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 7वां क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक स्तर पर ऐतिहासिक तथ्यों इतिहास लेख को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अधिक प्रासंगिक है? यहाँ पर भी विधि पूछी है, यहाँ पर इतिहास को पढ़ाने के लिए विधि पूछी है जो सबसे अधिक प्रासंगिक विधि हो ऐतिहासिक तथ्यों को और इतिहास को पढ़ाने के लिए। तो पहला ऑप्शन है समस्या समाधान विधि, दूसरा ऑप्शन है मानचित्र विधि, तीसरा ऑप्शन है स्रोत विधि और चौथा ऑप्शन है परियोजना विधि। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 यानी स्रोत विधि। यहाँ पर ऐतिहासिक तथ्यों और इतिहास लेख को पढ़ाने के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक विधि है। तो 8वां क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। एनसीईआरटी 2005 की संस्तुति के अनुसार बच्चों का विद्यालय जीवन निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ना चाहिए? तो आपको पता है जो बच्चों का जो विद्यालय के जिस विद्यालय में बच्चा अपना जीवन गुजारता है उसी के अनुसार उसका जो बाहर का जीवन है वो भी ऐसा ही होना चाहिए। तो उसी के साथ उसको जोड़ करके देखना चाहिए बाहरी जीवन के साथ विद्यालय जीवन को। तो आपका पहला ऑप्शन है मुख्य धारा के विचार, दूसरा ऑप्शन है विद्यालय की आधारभूत संरचना, तीसरा ऑप्शन है वार्षिक परीक्षा, चौथा ऑप्शन है विद्यालय का बाह्य वातावरण। तो विद्यालय का जो बाह्य वातावरण है उसी के साथ जो है बच्चे का जो स्कूल का जो विद्यालय का जो जीवन है उसी के साथ उसका बाह्य जीवन भी जुड़ा होना चाहिए। 9वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विकल्प को दंड आरेख में अच्छे तरीके से दर्शाया जा सकता है? तो इकोनॉमिकली दंड आरेख किसी भी डाटा को दर्शाने के जो आरेख होता है तो इसमें वर्षा जो होती है उसको भी दंड आरेख में आसानी से दर्शाया जा सकता है। दूसरा वायुदाब, तीसरा आर्द्रता, चौथा तापमान वगैरह ये सारी चीज़ें गोलाकार जो आरेख बनाया जाता है उसमें अच्छे तरीके से दर्शाए जाते हैं, जबकि वर्षा जो होती है इसको दंड आरेख द्वारा बड़ी आसानी से दर्शाया जा सकता है। 10वां क्वेश्चन है लोकतांत्रिक संस्थाओं की समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उचित पाठ्यक्रम संकलित उपागम को चुनिए। तो यहाँ पर सबसे उचित उपागम चुनना है। यहाँ पर लोकतांत्रिक संस्थाओं की समझ को विकसित करने के लिए सबसे उचित उपागम कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है मुख्य रूप से राष्ट्रीय स्तरीय उदाहरणों को प्रस्तुत करना, दूसरा शिक्षार्थियों को कठोर वास्तविक स्थितियों से परिचित कराना, तीसरा वास्तविक स्थितियों के साथ आदर्श स्थिति के उदाहरणों को प्रस्तुत करना, चौथा है आदर्श स्थितियों को दर्शाना। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन है आदर्श स्थितियाँ, इसमें केवल दूसरे ऑप्शन में कठोर वास्तविक स्थितियाँ हैं, जबकि तीसरे ऑप्शन में वास्तविक स्थिति के साथ साथ आदर्श स्थिति को भी क्या है उदाहरणों के द्वारा प्रस्तुत करा जाना चाहिए। ये सबसे संकलित उपागम है, यहाँ पर उचित उपागम है लोकतांत्रिक संस्थाओं की समझ को विकसित करने के लिए। 11वां क्वेश्चन है गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियन नामक पुस्तक निम्नलिखित भाषाओं में से किस में लिखी थी? तो ये गणित खगोल शास्त्री भी थे और ये एक गणितज्ञ भी थे, इनको अंतरिक्ष की भी समझ थी। तो आर्यभट्टियम नामक पुस्तक इन्होंने लिखी। तो उसकी भाषा बतानी है, कौन सी भाषा में लिखी गई थी वो? पहला पाली, दूसरा ऑप्शन है संस्कृत, तीसरा ऑप्शन है प्राकृत, चौथा ऑप्शन है हिंदी। तो आप राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी संस्कृत में आर्यभट्टियन नामक पुस्तक लिखी थी आर्यभट्ट ने। 12वां क्वेश्चन निम्नलिखित इस स्तूपों में से किस को एक को उस स्थान के रूप में चिन्हित किया गया है जहां बुद्ध ने अपनी पहली उपदेश दिया था? तो सबको पता है बुद्ध ने जो है अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। तो पहला ऑप्शन है सांची, दूसरा ऑप्शन है थोटला कोंडा, तीसरा ऑप्शन है बोध गया, चौथा ऑप्शन है सारनाथ। तो आपको राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि सारनाथ जो स्तूप है वो उसमें वहाँ पर बुद्ध ने सबसे पहले अपना उपदेश दिया था और यही वह स्थान है जिसको चिन्हित किया गया है इस चीज़ के लिए। 13वां क्वेश्चन है संगम कविताओं में किन 3 राजवंशों को मूवेंदार कहा गया है? तो 3 राजवंशों के एक समूह को मूवेंदार कहा गया है संगम कविताओं में। तो वो 3 जो राज्य हैं राजवंश हैं वो हैं आपके चोल, चेर और पांडे। इन तीनों को मिला करके इनका एक नाम दिया गया है मूवेंदर। तो जहाँ भी मूवेंदर शब्द आ जाए वहाँ पे समझ लेना चोल, चेर और पांडे तीनों के मिले हुए राजवंशों की, तीनों की एक साथ उनका यहाँ पर बखान किया जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है पाल, चोल, पांडे, दूसरा ऑप्शन चेर, पाल, राष्ट्रकूट। तो दोनों में पाल पाल आ रहा है, जबकि पाल यहाँ पे इसमें नहीं है। इस मूवेंदार शब्द में
पाल शामिल नहीं है। तो चौथे ऑप्शन में चोल, राष्ट्रकूट, पांड्या, तो इसमें चोल भी नहीं है, इसमें चोल भी है पर इसमें चेर भी है, जबकि इसमें क्या है पांड्या जो है, पांड्या भी है, चोल भी है, राष्ट्रकूट नहीं है इसमें। तो चौथा ऑप्शन भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, यानी चोल, चेर और पांड्या इन तीनों राजवंशों के लिए मोहेंदार शब्द का उपयोग किया गया है। 14वां क्वेश्चन है, रामपुरवा में मिला उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर पर बना सांड। एक रामपुरवा जगह का नाम है, वहाँ पर एक पॉलिश हुआ पत्थर मिला है जिस पर एक सांड की तस्वीर बनाई हुई है, जो फिलहाल भारत के राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। तो इसके शासनकाल में ये बताना है, ये जो पत्थर था इसको किसके शासनकाल में बनाया गया था जो ये पत्थर मिला। पहला ऑप्शन चोल, दूसरा कुषाण, तीसरा पांड्या, चौथा मौर्य। तो ये मौर्य के शासनकाल में, मौर्य जो साम्राज्य था उसके शासनकाल में इसको बनाया गया था इस पत्थर को, और ये रामपुरवा में मिला है, और जो इसमें पॉलिश वाले पत्थर पर सांड बनाया गया है। फिलहाल वो पत्थर वहाँ पे राष्ट्रपति भवन में रखा हुआ है। 15वां क्वेश्चन है, विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत को इनमें से किसने विचाराधीन प्रस्तुत किया। तो पहला ऑप्शन है रामानुज, दूसरा ऑप्शन है अल्लामा पिरभी, तीसरा ऑप्शन है बसवन्ना, चौथा ऑप्शन है शंकर। तो राइट आंसर होगा रामानुज। विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत को इनमें से रामानुज ने विचाराधीन प्रस्तुत किया था, ठीक है, उसने यानी अपने विचार में सबसे पहले रामानुज ने उसको प्रस्तुत किया था विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत को। 16वां क्वेश्चन है, अभिलेखागार वह स्थान है जहाँ पर। तो अभिलेखागार जो शब्द है वो एक स्थान के लिए प्रयोग किया गया है, तो कौन से स्थान के लिए प्रयोग किया गया है, तो वो ऐतिहासिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को जहाँ पर रखा जाता है जिस स्थान पर, उसी को अभिलेखागार कहते हैं। तो दूसरा ऑप्शन है खुदाई में पाई गई पशुओं और पक्षियों की हड्डियों को रखा जाता है। तीसरा ऑप्शन है पुरातत्वज्ञों द्वारा प्राप्त किए गए पत्थर और ईंटों की बनी इमारतों के अवशेषों को रखा जाता है। चौथा ऑप्शन है खुदाई में पाई गई मूर्तियों को रखा जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऐतिहासिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को रखा जाता है, यानी कि ये ना तो पशु पक्षियों से जुड़ा हुआ है और ये क्या है पत्थर ईंट वगैरह इमारतों से भी नहीं जुड़ा हुआ है, मूर्तियों से भी नहीं, बल्कि यहाँ पे क्या है इतिहास से जुड़ी हुई जो पांडुलिपि दस्तावेज है। पांडुलिपि अभी क्या है एक दस्तावेज के अंदर ही आती है, तो दस्तावेजों को एक तरीके से जहाँ रखा जाता है सुरक्षित, उसी को अभिलेखागार कहते हैं। 17वां क्वेश्चन है, 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में प्रारंभ हुए वीरशैव आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। तो यहाँ पर वीरशैव आंदोलन का नाम है जो कर्नाटक में शुरू हुआ था और ये 12वीं शताब्दी की बात है। तो पहला ऑप्शन है इसने विट्ठल की पूजा पर बल दिया। दूसरा ऑप्शन है ये सभी प्रकार के कर्मकांड का विरोधी था पर मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया। तीसरा ऑप्शन है इसने जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध तर्क दिया। चौथा ऑप्शन है यह नामदेव और उनके साथियों द्वारा शुरू किया गया। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे, यानी कि जो 12वीं सदी में जो कर्नाटक से जो वीरशैव नाम का आंदोलन जो चलाया गया था, उसने जाति और नारी के प्रति जो व्यवहार, जो ब्राह्मणवादी विचारधारा थी, ब्राह्मणवादी जो विचारधारा थी वो नारी यानी स्त्री और जाति यानी कि और जो दूसरी जातियाँ थी उनके प्रति वो अच्छी विचारधारा नहीं थी ब्राह्मणों की, इसलिए उसके विरुद्ध यहाँ पर इस आंदोलन में तर्क दिया गया। 18वां क्वेश्चन, इन नाविकों में से किसने भारत का समुद्री रास्ता पाने के लिए पश्चिम की ओर प्रस्थान कर अटलांटिक महासागर को पार किया। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना, वास्को डी गामा के लिए कहीं कंफ्यूज हो जाओ, तो इसका राइट आंसर आपका क्रिस्टोफर कोलंबस। दूसरा ऑप्शन है जुयन जंग, तीसरा ऑप्शन है फाजियन और चौथा ऑप्शन है वास्को डी गामा। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे उन्होंने ही भारत के समुद्री रास्ता पाने के लिए पश्चिम की ओर प्रस्थान किया था, यानी वो भारत के लिए समुद्र का रास्ता ढूंढना चाहते थे, तो उन्होंने इसके लिए पश्चिम की ओर प्रस्थान किया और फिर उन्होंने क्या किया वहाँ पर जा कर के अटलांटिक महासागर को पार कर लिया। 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजवंशों में से किसने अपने अभिलेखों में मलयालम भाषा में लिपि का प्रयोग प्रारंभ किया। तो यहाँ पर राजवंशों की बात हो रही है, कौन सा राजवंश ऐसा है जिसने मलयालम भाषा को अपनी लिखाई में प्रयोग किया था, अभिलेखों और लिखाई में। तो जहाँ पर अभिलेख रखे देते हैं उनको क्या कहते हैं अभिलेखागार। तो पहला ऑप्शन है चेर, दूसरा ऑप्शन है पांड्या, तीसरा ऑप्शन कुषाण और चौथा ऑप्शन है चोल। तो आपका राइट आंसर होगा यानी चेर। चेर राजवंश ने क्या किया था, अपने जो अभिलेख थे और जो उनके जो भाषा की जो लिखाई थी वो मलयालम थी, मलयालम में उन्होंने ये अपना कार्य किया था चेर राजवंश ने।
20वां लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, वर्ष 1906 में हुए सोंगराम संगमा के विद्रोह का कारण क्या था। तो यहाँ पे सोंगराम संगमा विद्रोह हुआ था सन 1906 में। उसका कारण बताना वो क्यों हुआ था। तो असम में आदिवासी समूह द्वारा किया गया औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध, यानी कि ये जो विद्रोह था, संगमा विद्रोह, ये पेड़ों को बचाने के लिए था। और ये क्या है, ये आदिवासियों का एक विद्रोह था। ठीक है। और ये औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध था। ठीक है। औपनिवेशिक यानी कि वो वनों को एक तरीके से नुकसान पहुंचाने के विरोध था। तो पहला ऑप्शन है गुजरात में पाटीदारी किसानों पर अंग्रेजों द्वारा थोपे गए भारी लागत के खिलाफ विद्रोह। दूसरा ऑप्शन है असम में आदिवासी समूह द्वारा किया गया औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध। तो जो कानून बनाए गए थे जो वनों के लिए नुकसानदेह थे और वनों के साथ साथ ही वो क्या था, आदिवासियों के लिए भी नुकसानदेह थे, उनका विरोध इस आंदोलन द्वारा किया गया था सन 1906 में। तीसरा ऑप्शन है नील बगान मालिकों के विरुद्ध चंपारण में किसानों के विद्रोह किया गया। चौथा ऑप्शन है अंग्रेजों द्वारा निर्धारित व्यापार की आसमान भेदकारी शर्तों के विरुद्ध बंगाल में मुस्लिम व्यापारियों का उठ खड़ा होना। तो यहाँ पर आपका ऐसा सोंगराम संगमा का जो विद्रोह है ये आपका जुड़ा हुआ है यहाँ पर आदिवासियों से। तो आदिवासियों के समूह द्वारा औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध करना सोंगराम संगमा विद्रोह कहलाता है, जो 1906 में हुआ था। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3।